हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो पिछले साल आईईआरटी और उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक और भी जो विभिन्न प्रदेशों में जो पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षाएं कराई जाती हैं, उनमें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन पाया है इस साइंस से, तो हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और साथ ही साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। जिस टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू पूरे टॉपिक को कवर कर लेने वाले हैं। ओके, तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये है कि यदि दो बल सदिश के परिमाण 6 न्यूटन और 8 न्यूटन हैं, वे परस्पर लंबवत लगे हैं। लंबवत मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री लंबवत लगे हैं, तो उनके परिणामी बल का परिमाण कितना होगा। तो आपको ये फ्रेंड्स बता दें सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से आया है। तो उस नियम में हम लोग क्या जानते हैं आप कि जो परिणामी होता है आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq 2pq कॉस थीटा होता है। क्या होता है 2pq कॉस थीटा हो जाता है। तो आपको पता होगा थीटा 90 डिग्री दिया है, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्टेंट निकल के चला आएगा वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर प्लस का 0। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 36 और 8 जब जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा करड़ी में 100, और जब करड़ी में 100 को आप बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10 न्यूटन। ये पिछले साल प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है। तो ये सवाल हो सकता है इस बार आपके ये डाटा यहाँ पे चेंज करके सवाल पूछा जाए, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आपको तैयार करके रखना है कि समांतर बलों के चतुर्भुज के में परिणामी बल का मान कितना होता है, आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इसके साथ ही साथ आइए इस पूरे टॉपिक को हम लोग पोस्टमार्टम कर देते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या होता है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक से अब तक जो सवाल जैसे पूछे गए हैं वो इस तरह से पूछे गए हैं। पहली बात तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है आप देख लेते हैं। यदि हमारे पास कोई बिंदु O है, इस पे एक बल P काम कर रहा है, दूसरा बल हमारे पास Q काम कर रहा है, और दोनों के बीच में कोण थीटा है। यदि इसका परिणामी यदि हमारे पास R है, तो यहाँ पे जो परिणामी का जो बल होता है पहला नंबर P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर प्लस का 2pq कॉस थीटा होता है। तो सबसे पहले आपसे तो ये फार्मूला ही पूछा जाता है कि दो बलों के बीच में यदि दो बल थीटा कोण पे काम कर रहे हैं तो उनका परिणामी बल का परिमाण कितना होगा। तो आपको बताना होगा आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होगा। साथ ही साथ और पूछा जाएगा, साथ ही साथ इसके साथ ये पूछा जाएगा आपके पास कि यदि अगला क्वेश्चन क्या होगा दूसरा के पॉइंट में कि इन दोनों बलों में जो परिणाम है, जो मतलब आर है, आर मैक्सिमम कब होगा। तो आप कहेंगे सर यदि हमारा कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा, तो थीटा यदि मैक्सिमम हो जाए तो हमारा आर मैक्सिमम हो जाएगा। तो थीटा में यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपके पास 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि काश 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और काश 90 अंश का मान 0 होता है। तो आप यहाँ पे कॉस 0 डिग्री अंश का जब मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जब दो बलों के बीच में जो कोण है वो 0 डिग्री होगा, तो उस कंडीशन में उन दोनों बलों के बीच में लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, अधिकतम होगा। तो अधिकतम के केस में आर मैक्स कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। यदि वो अधिकतम पूछा है पेपर में तो न्यूनतम भी आपसे पूछ सकता है ना। ऐसा तो कोई बात नहीं कि आपको केवल अधिकतम ही पूछेगा, तो आप न्यूनतम भी याद कर लीजिए। न्यूनतम क्या होगा, तो न्यूनतम के लिए क्या होगा फ्रेंड्स कि आर हमारा मिनिमम कब होगा, जब थीटा हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री पे होगा। यदि दोनों बलों के बीच में जो लगने वाले बल हैं वो न्यूनतम कब होगा, जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में बने। हम आपको डायग्राम बना के दिखा दें कि ये बल दिखाई कैसे देंगे, है ना, ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर सकें। तो मैं यहाँ से लेता हूँ एक डायग्राम ले लूँ ऐसे करके। देखिए हमारे पास एक ट्रिंगल हो गया। तो यदि हमारे पास एक बल इधर काम कर रहा है, ये बल हमारे पास हो गया P,
और इधर ही एक दूसरा बल हमारे पास लग रहा है Q। तो इन दोनों के बलों के बीच में आप देखेंगे जो कोण है हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है। तो जब 0 डिग्री है तो यहाँ पे जो हमारे पास R होगा वो R मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम केस में हमारे पास वही हो जाएगा P प्लस क्या हो जाएगा, P प्लस Q हो जाएगा। नेक्स्ट केस में देखते हैं कि हम लोग का मिनिमम कब होगा, है ना। जैसे किसी ट्रॉली को दो लोग खींच रहे हैं, आपसे खींचा नहीं जा रहा है। मान लीजिए एक कोई लड़का है, चिंटू मेरा है, चिंटू इसको खींच रहा है और चिंटू से खींच नहीं पा रहा है, तो एक लोग इसका भाई मिंटू भी आगे खींचना शुरू कर दिया, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में खींच रहा है। तो वहाँ पे जो परिणामी बल का मान होगा वो अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए न्यूनतम वाले केस को देखते हैं, ये कैसे होगा। तो न्यूनतम वाले केस में तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बल हमारे पास ऐसे हो गया। न्यूनतम कब होगा, जब एक बल हमारे पास इस दिशा में लगे, दूसरा बल हमारे पास इस दिशा में लगे, Q दिशा में। तो इन दोनों बलों के बीच में जो एंगल आप देखेंगे वो एंगल कितना है, 180 डिग्री। तभी मैं कह रहा था कि जब हमारे पास थीटा जो है, थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा तो R हमारा मिनिमम हो जाएगा। और मिनिमम के केस में क्या होगा, P माइनस Q हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, पेपर में IERT पॉलिटेक्निक पूरे भारत में जितना भी पेपर होता है उसमें पूछा जाता है ये, है ना। जब भी बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से पूछेगा तो ये सवाल, ये इस पॉइंट से सवाल हमेशा बनते आए हैं। तो आप इन बातों को याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। और तो आपने मिनिमम देख लिया। चौथा पॉइंट आपको क्या याद करना है कि चौथा पॉइंट में आपको याद रखना है कि भाई 90 अंश पे यदि दोनों बलों के बीच का यदि कोण 90 अंश हो तब आपके पास परिणामी कितना होगा। तो आप कहेंगे सर R बराबर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। कॉस 90 हो गया 0, मतलब क्या हो गया, P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर। ओके माय डियर, चलिए आगे चलते हैं। एक पॉइंट और आप याद रखिए, आप चिंता ना करिए, ये सारे आपको PDF मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट यह है कि यदि सवाल में ऐसा आया है, यहाँ तक कि JEE इंजीनियरिंग सर्विस में भी इस पे प्रश्न बना हुआ है, इसलिए आप इंजीनियर बनने वाले हैं तो प्लीज़ अपने माँ बाप के सपने के लिए पेन कापी लेकर बैठिए। और इस बार के मतलब पेपर में आपको बिल्कुल से आग लगा देना है, इसलिए आप तैयारी भयंकर तरीके से कीजिए, बिल्कुल जी जान लगा के तैयारी कीजिए। जितना पढ़ा रहे हैं एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में उतारिए, फील कीजिए कि हाँ सर ऐसा होता है। तो चलिए, यदि हम कहें कि यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे एक बल हमारे पास P है, दूसरा बल Q है, और दोनों बल आपस में बराबर हैं, परिमाण बराबर है, इसका मतलब P बराबर Q है। तो इस कंडीशन में जो हमारा कोण, जो हमारा परिणामी बनने वाला है, परिणामी बल कितना होगा, वो हो जाएगा R बराबर, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, R बराबर 2P कॉस थीटा बाई 2। इस पे सवाल बने हैं तो अभी आप देखिएगा आगे कैसे, ठीक है ना। तो इस बातों को भी आप याद रखिएगा कि ये बिल्कुल से आपको याद रखना है, चाहे हर हाल में, कि R बराबर 2P की कॉस थीटा बाई 2, इसको याद रखना है। दूसरी बात आपको किसको याद रखना है, दूसरा आपको इस वाले को याद रखना है, मिनिमम के केस वाले में, ठीक है ना। इस वाले केस को याद रखना है, फिर इसको याद रखना है। एक और सबसे लास्ट केस कि यदि इन दोनों के बीच में यदि कोण कोई बन रहा है, यदि इन दोनों के बीच में कोई कोण बन रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, वो होगा हमारे पास Q साइन थीटा अपान के P प्लस Q कॉस थीटा, ठीक है ना। इस पे भी आपका सवाल बने हैं तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इस पे भी सवाल आपके बने हैं तो आप इन सब बातों को भी आप याद रखिए। आपको याद कैसे रखना है कि Q के साथ यदि साइन है, इसके साथ साइन है, तो इसके साथ भी क्या है हमारे पास, साइन है। चलिए ये देखिए आपके साथ मैं लिख के लाया हूँ, जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये सब सारी बातें मैंने आपके लिए नोट करके रखी है। आप देखिए यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दे दिया है। और ये समांतर चतुर्भुज का नियम होता है जो कि पॉलिटेक्निक और IERT में पिछले साल पूछे गए हैं। R मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, 0 डिग्री कब होगा, और ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि ये तो सवाल हो गया, हालांकि इसका आंसर हमने बता ही दिया कितना होता है, 10 न्यूटन होता है। नेक्स्ट, दो बल, सवाल पढ़िए एकदम प्यार से। यदि दो बल जिनमें प्रत्येक बल का मान 3 न्यूटन है, याद रखिए प्रत्येक बल 3 न्यूटन है, मतलब P बराबर Q बराबर 3 न्यूटन। आ गई बात समझ में, ठीक है। इस प्रकार लगे हैं कि परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन है, मतलब R बराबर भी कितना है, 3 न्यूटन है।
तो दोनों बलों के बीच का कोण क्या होगा। बिल्कुल रामबाण फार्मूला आपको हमने बताया था। चलिए उस फार्मूला को याद करते हैं, यही भी बता देते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, आर बराबर 2p cos थीटा बाई 2। इसमें जब आप मान रखेंगे तो आपको मान क्या निकल के आएगा, मान रखिए तो आर का मान भी 3 है, 2 इंटू पी का मान भी 3 है, cos थीटा बाई 2 आपसे पूछा है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 बराबर cos थीटा बाई 2। जब इसकी तुलना कर देंगे आप तो ये होता है हमारे पास 60 डिग्री, है ना। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जब थीटा बाई 2 बराबर 60 डिग्री है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 120 डिग्री। करेक्ट। कैसे आया, ये जो पिछले वाला जो सूत्र था ना ये वाला, यहाँ पर इसी से आया है। ठीक है ना, आर बराबर 2p की cos थीटा बाई 2। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया सबसे बेहतरीन टॉपिक, सार्थक अंक तथा कोटिमान। ठीक है, तो सार्थक तथा कोटिमान की यदि हम बात करें तो आपको जैसे हम कहें कि सार्थक अंक क्या होता है कि कोई भी संख्या कितने सार्थक अंकों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को आपको कवर कर दें। सबसे पहले सार्थक अंक क्या होता है। यदि हम सार्थक अंक की बात करें तो जैसे हमने कहा कि 153, तो आपसे हम पूछे बताइए ये संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है, तो आप कहोगे सर ये संख्या 3 अंकों से मिलकर बनी है, मतलब इसमें 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है, यदि ये कहें हम 101, अब तो ये कितने सार्थक अंक इसमें भी सर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या कितने सार्थक अंकों से मिलकर बनी है, तो है ना। तो यहाँ पे हम कुछ सार्थक अंक के नियम देख लेंगे। देखिए इसे हम कहते हैं, जैसे हम लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होती इसे कहते हैं अशून्य अंक, और 0 कहते हैं हम शून्य अंक। ठीक है ना, तो पहला नियम यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम ये रहा कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 1 4 5 3 7, तो इसमें सभी सार्थक अंक होते हैं, मतलब इसमें कितने सार्थक अंक हुए, 3 2 5 सार्थक अंक हुए। दूसरा नियम ये होता है कि अशून्य अंक के तुरंत के बाद उसके शून्य सार्थक अंक नहीं होते। एक बार फिर से, अशून्य अंक के तुरंत के बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। मतलब यहाँ पर लग गया 4 के, ये लिख दिया हमने 4000, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, यहाँ पे केवल एक सार्थक अंक होंगे। क्यों, क्योंकि हमने कभी कहा कि अशून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यदि हम ऐसे भी लिख दें कि 4 गुणित 10⁻³ तो भी इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, एक ही होगा। तो यहाँ से एक नियम और बन जाएगा कि यदि किसी संख्या में 10 की घातों का गुणा है तो सार्थक अंकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या में यदि 10 की घातों का गुणा है तो सार्थक अंकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम ये है कि यदि हमारे पास किसी संख्या में कोई संख्या में दशमलव के बाद तुरंत शून्य है, उसके बाद के अशून्य अंक हैं, तो इसके पहले के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नियम होता है। तो एक नियम ये भी होता है कि यदि दशमलव के तो एक मिनट, तीसरा वाला क्लियर कर लीजिए कि यदि किसी दशमलव के बाद के शून्य के बाद कोई अशून्य अंक आता है तो ये वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो मतलब इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें मात्र 2 सार्थक अंक हैं। ठीक है, अगला यदि हमारे पास है कि यदि हमारे पास यहाँ पे आ गया कि कोई दशमलव आ गया, दशमलव के बाद कोई 0 ऐसे लिख दिया 250, तो दशमलव के तुरंत बाद कोई अशून्य अंक आता है, अशून्य अंक के बाद शून्य आते हैं, तो ये सार्थक अंक में गिने जाते हैं। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, यहाँ पे 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। अब चलिए अब सवाल पे चलते हैं। ये PDF में लिख के आए हैं आपके लिए,
आप चिंता ना करें। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए दशमलव दिया है, दशमलव के बाद के समस्त शून्य क्या होंगे, देखिए ये 0 है, 0 को नहीं लेंगे, 1 2 3 4, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 4 होंगे। यदि यहाँ पे हम ऐसे लिख दें आपके पास कि 3.001, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो कहेंगे सर 1 2 3 4, क्योंकि दो अशून्य अंकों के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं 1 2 3 4, तो इसमें कितने से हो जाएंगे, 4। यदि इसको मैंने 10 की घातों का गुणा कर दिया, तो मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या में यदि 10 की घातों का गुणा है तो उसके सार्थक अंकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ये भी बेहतरीन सवाल है कि यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान 3.7 10⁻⁻25 की ग्रा है। यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान की कोटि क्या है। एक बात याद रखिए दोस्त कि यदि हमारे पास कोटिमान ज्ञात करने का एक नियम आपको बता दे रहे हैं, आप याद रखिएगा, अलग से टॉपिक नहीं पढ़ना, यहीं पे सब क्लियर कर लीजिए। कोटिमान क्या होता है, किसी संख्या को यदि हम 10 की घातों में व्यक्त कर रहे हैं, चलिए मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि कोटिमान क्या होता है ना, कोटिमान क्या होता है। तो यदि हमारे पास कोई संख्या यदि 1250 है, ऐसे लिखे हो आप, इसे हम कहते हैं गणितीय रूप। कौन सा रूप कहते हैं, गणितीय रूप। यदि कोई संख्या ऐसे लिखी है 1.250 गुणित 10⁻3, तो ये वाली जो संख्या है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम वैज्ञानिक रूप। कौन सा रूप कहते हैं दोस्त, इसे कहते हैं वैज्ञानिक तरीका। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, गणितीय तरीका। तो यदि हम किसी संख्या को 1.25 गुणित 10 की घातों के रूप में लिख रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं वैज्ञानिक तरीका। तो इसमें कोटिमान निकालते हैं। तो कोटिमान निकालने के लिए देखिए कुछ नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं कि यदि कोई संख्या हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई संख्या है a गुणित 10 के घाते यम, तो यदि हमारे पास ये जो संख्या a है, यदि संख्या a 3.16 से बड़ी है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3.16 से यदि ये संख्या बड़ी है ना, तो कोटिमान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी घातों में हम एक जोड़ देते हैं। मतलब कि अब जब इसका कोटिमान ज्ञात करेंगे इसी संख्या का, तो ये हो जाएगा 10⁻m+1, ये इसका कोटिमान हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि मतलब यदि कोई संख्या 3.16 से बड़ी है, तो कोटिमान ज्ञात करते समय उसकी घात में हम एक जोड़ देते हैं। जैसे यदि कोई संख्या हमारे पास 4.15 गुणित 10⁻6 है, तो कोटिमान इसका क्या होगा, देखिए 4.16 जो है हमारे पास, जो 4.16 है, ये 3.16 से बड़ी है या छोटी है, आप देख के बताइए। कि यहाँ पर हमने दिया 4.15 और ये बड़ा है 3.16 से, इसका मतलब कि इसकी घात में हम एक जोड़ देंगे। इसका मतलब 10⁻6 + 1 = 10⁻7, इसका क्या हो जाएगा, कोटिमान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस में क्या लेंगे हम, यदि कोई संख्या 3.16 से छोटी है या बराबर है ना, तो कोटिमान ज्ञात करने के लिए हम उसकी घातों में, जैसे कोई संख्या है x और इसके गुणोत्तर करके हमारे पास लिखा हुआ है, एक मिनट, x नहीं लेते हैं, दोनों एक ही जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे a × हमने लिखा है 10⁻b लिखा है। तो इस संख्या का यदि कोटिमान, ऐसी कोई संख्या आ जाए जो कि छोटा है इस a का मान, तो ऐसे केस में क्या होगा, कोटिमान के लिए हमारा वही हो जाएगा जो प्रारूप मूल रूप से दिया रहता है, मतलब 10⁻b। कोई सवाल लिख के दिखाते हैं आपको, जैसे 1.25 × 10⁻7, तो इसका कोटिमान निकालने के लिए दिया है आपको। कोटिमान कैसे निकालेंगे, आप देखिए 1.25, ये 3.16 से बड़ी है या छोटी है, तो कहेंगे सर ये तो 3.16 पैसा है, ये तो 1.25 मतलब 25 पैसा है, ये छोटा है, इसका मतलब इसका कोटिमान क्या हो जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा। यदि कोई संख्या ऐसा भी ले लें हम कि ये कोई संख्या हम इसलिए 3.15 है ना, गुणित 10⁻6 ले लीजिए, तो
हम कहें बताओ इसका कोटिमान क्या होगा, तो कहोगे आप सर ये 3.15 3.16 से छोटा है, क्योंकि ये 3 रुपये 15 पैसा है, 3 रुपये 16 पैसा है सपोज। तो इसका जो कोटिमान होगा वही हो जाएगा 10 से घाते कितना 6 हो जाएगा। यदि आपसे ये सवाल में पूछ दे कि यहाँ पे 3.9 गुरुते 10 से घाते 8 है, इसका कोटिमान बताओ, तो कहोगे सर अभी आपने बताया था कि यदि कोई संख्या 3.16 से अधिक है तो ये संख्या देखो 3.16 से क्या है, बड़ी है। तो क्या करेंगे, इसको कोटिमान ज्ञात करते समय घात में 1 जोड़ देंगे, तो 10 से घाते 8 + 1, इसका मतलब इसका कोटिमान क्या होगा 10 से घाते 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्त पूरे कोटिमान का ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं। आई होप कि आपको बुक टच करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार वीडियो को देखिए, बार बार वीडियो को देखिए, और आपको नहीं समझ में आता था वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम फिर से दोबारा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस सवाल को अब देखते हैं। सवाल हमारा क्या था, सवाल ये रहा हमारे पास, इसको थोड़ा सा जूम कर लें, ये ठीक है, अब प्रॉपर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए 3.16 से बड़ा है या छोटा, तो कहेंगे सर ये तो बड़ा है। बड़ा है तो इसका मतलब 10 से घाते -25 में 1 जोड़ेंगे, तो 10 से घाते -25 में 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 से घाते -24 हो जाएगा। यही बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए पूरा नियम है फ्रेंड्स, आपके सामने है, इस नियम को पढ़ लीजिए। देखिए इसमें जैसे पहला नियम क्या कह रहा है कि सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। देखिए 39.3964, इसमें 4 सार्थक अंक हैं। अगला नियम कह रहा है कि 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले समस्त शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, जैसा कि हमने आपको पढ़ा दिया है। तो 2.0035 में क्या होते हैं, सार्थक अंक, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 5 हमारे सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बस नियम है। अगला नियम हमारे पास आपके सामने पढ़ देते हैं एक बार, कि दशमलव बिंदु से पहले यदि कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव बिंदु के दाहिने ओर शून्य को छोड़कर उपस्थित समस्त अंक सार्थक अंक होते हैं। इसका मतलब इसमें देख सकते हैं आप कि 0.00 है तो इसको नहीं काउंट करेंगे, 3 4 को हम काउंट करें, इसमें 2 सार्थक अंक हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हमारे पास कुछ ऐसे आ जाए, यहीं पे एक तो बता दें, यदि हमारे पास कुछ ऐसे आ जाए 0.00002593, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2, क्योंकि इसको तो सार्थक अंक लेना ही नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद तुरंत शून्य है, तो इसको लेंगे आप तो कितने सार्थक अंक हैं, हमारे पास 4 हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि हम आ रहे हैं एक क्वेश्चन बता रहे हैं बस चले जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन के थ्रू पूरा उस जड़ तक लेके जाएंगे। इस टॉपिक से जैसे जैसे आपको प्रश्न बनेंगे, आप उस प्रश्न को टैकल कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, मेरा पूरा उद्देश्य है कि आपको बस किस तरह से आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसी संख्या जो जिसमें दशमलव बिंदु हो, दशमलव बिंदु के अंतिम और शून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले समस्त शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ये हमने बता दिया। और ये भी हमने पहले बता दिया कि ऐसी संख्या जिसके बाद यदि अशून्य अंक के बाद के समस्त शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते। तो 4 है तो 4 के पावर क्या होगा हमारे पास 100। यदि हमने लिख दिया यहाँ पे 6400, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, मात्र 2 होंगे, इन जीरो को आप काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी संख्या में यदि हमारे पास 10 की घातों का गुणा हो, देखिए किसी संख्या में 10 की घातों का गुणा हो तो सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। तो 1.74 गुणित 10 से घाते -20 है, तो आपके इससे मतलब नहीं है, कितने सार्थक अंक हैं, मात्र 3 हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है आगे चलते हैं। अगला बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्त, और इस सवाल से टॉपिक में हमेशा प्रश्न बनते हैं, सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। देखिए हमारे पास जो भौतिक में जो राशियाँ होती हैं वो राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, इसका देखते हैं पहले, और इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करके जाना है। निम्न राशियों में कौन सी सदिश राशि, तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। एक बार फिर से, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण, है ना, और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या हम कहते हैं, हम सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि आपके पेपर में ऊर्जा आ जाए, जैसे गतिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा, ऊष्मा,
कार, ये सब क्या होते हैं, सब सारे हमारे पास अदिश राशियाँ होती हैं। तो गतिज ऊर्जा कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है। ठीक है। रेखीय संवेग क्या है, ये हमारे पास सदिश राशि है। संवेग संवेग p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुरुत्व वेग होता है। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक सदिश राशि होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हमारे पास मीटर होता है ना। विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है। तो इसके साथ मैंने आपको नोट्स लाए हैं आपके लिए लिख करके, उसे देख लेते हैं। चलिए ये रहा। और IERT पॉलिटेक्निक में पूछे गए सारे प्रश्न जो पूछे गए हम यहाँ से कवर कर देंगे। ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास है कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो कहोगे सर भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है। और इसको हम ए वेक्टर या ए बार या फिर बोल्ड में लिखते हैं ए, इससे हम लोग व्यक्त करते हैं। उदाहरण क्या है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, ये सब सारे क्या हैं, ये सब सारे सदिश राशि हैं। पेपर में इनके उदाहरण बार बार पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखिए। अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि वे राशि भौतिक राशि हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना। जैसे लंबाई, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, दाब, ताप, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा आदि, ये सब सारी राशियाँ कौन सी हैं, ये सब सारी हमारी अदिश राशियाँ हैं। क्योंकि इन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है ना। जैसे आपको भूख लगी है तो आपको केवल खाने की आवश्यकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप खाना खा लिए तो केवल उत्तर साइड में ही जाएंगे तभी आपकी शक्ति काम करेगी, दक्षिण में जाएंगे तो आपके अंदर मतलब कि शक्ति जीरो हो जाएगी, ऐसा तो कुछ बात नहीं है। इसलिए जो अदिश राशियाँ होती हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए केवल हमारे पास परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे पास बाइक है, बाइक में आपने पेट्रोल डलवाया है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब कि उत्तर जाएंगे तो पेट्रोल नहीं खर्चा होगा, दक्षिण में जाएंगे तो पेट्रोल नहीं खर्चा होगा। आप चाहे जहाँ जाएंगे आपका पेट्रोल जरूर खर्चा होगा। इसीलिए जो अदिश राशियाँ होती हैं वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा धनात्मक ही होती हैं। ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि IERT का बिल्कुल जान है, यहाँ सवाल बहुत बार पूछे गए हैं तो आपको याद रखना है। एक सदिश राशि, एक अदिश राशि का जब आप गुणा करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमेशा आपको एक सदिश राशि ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, हमेशा एक सदिश राशि ही प्राप्त होगा। तो जैसे आप देखेंगे कि यह बराबर यमय, तो यह बराबर यमय में क्या है, बल हमारा सदिश राशि है, द्रव्यमान हमारा अदिश राशि है। इसे त्वरण, त्वरण क्या होगा, त्वरण एक सदिश राशि होगा। तो एक अदिश एक सदिश का गुणनफल क्या हो गया, एक सदिश राशि हो गया। यहाँ पे मात्रक भी याद कर लीजिए दोस्त, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का MKS मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का CGS मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। एक न्यूटन में क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है। और एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। इस बात को आपको याद करके चलना है। आगे चलिए। दो सदिशों का गुणा हमेशा अदिश राशि प्राप्त होता है। इसका मतलब कि एक सदिश और एक अदिश, यहाँ पे बल क्या है, सदिश है, विस्थापन भी क्या है, सदिश है। इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, हमेशा एक अदिश राशि प्राप्त होता है। इस बात को आपको याद रखना है। और कार्य की बात कर लेते हैं तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुरुत्व विस्थापन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। इसको हम न्यूटन मीटर भी लिखते हैं। और न्यूटन को आपको बता दिया हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और मीटर हमारे पास ये हो जाएगा। कार्य का जो CGS मात्रक होता है वो क्या होता है, कार्य का CGS मात्रक हमारे पास क्या होता है, अर्ग होता है। ये बात कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, आप टिप्स पे रट लीजिए। और जूल और अर्ग में कोई ना कोई संबंध होता है। ये संबंध क्या होता है कि 1 जूल बराबर 10⁻⁷ क्या होता है, 7 अर्ग होता है। ठीक है। और साथ ही साथ एक अर्ग में 10⁻⁻7 क्या होते हैं, ये जूल होते हैं। इस बात को भी आपको क्या करना है, याद करते हुए चलना है, क्योंकि आपको मतलब पेपर निकालने से है। ठीक है। आप जी जान से मेहनत लगाइए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है। तो आगे हमारे पास फिर से कोटिमान, तो हमने बताया था कि यहाँ पे इसका जो कोटिमान हमें निकालना है, तो कोटिमान को कैसे निकालेंगे आप, तो आपको सिर्फ ये देखना है तो कोई राशि 3.16 से छोटी है या बड़ी है, तो ये हमारे पास की पॉइंट होगा।
कोई राशि 3.16 से छोटी या बड़ी है। तो इसमें तो देखिए इसमें इसको हम 10 के घातों के रूप में लिख दें तो आप कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं 10 गुणित 1 2 3 4 5 6। तो 10 के घाते क्या हो जाएगा 6। जब 10 के घाते 6 होगा तो आप देखिए यहाँ पे 6 मिल गया आपको। तो 6 क्या है 3.16 से बड़ा है कि छोटा है, -6 होगा, सॉरी ये -6 होगा। 1 मिनट मैं इसके फिर से, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 गुणित -6, क्योंकि इसको हम इस रूप में लिखेंगे तभी कोटिमान निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। तो दशमलव की बात करेंगे यदि हम, तो यहाँ पे ये जो 6 है 3.16 से बड़ा है कि छोटा है, तो कहेंगे सर ये तो बड़ा है। तो चुपचाप इसके घात में कोटिमान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। जब -6 में +1 करेंगे कितना आएगा, -5 आएगा, और यही इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है ना। तो एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज कीजिए। अभी आपने क्या पढ़ाया था हमने आपको कि यदि कोई संख्या 3.16 से बड़ी है ना, जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है 3.16 से बड़ी है, तो कोटिमान ज्ञात करने के लिए उसको हम वैज्ञानिक विधि में लिखेंगे और उसके घात में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। यदि कोई संख्या x बराबर है या फिर छोटी है किससे, 3.16 से, तो कोटिमान ज्ञात करते वक्त उसके घात में हम कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम रहता है। आ गई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। तो एक कागज की मोटाई 0.042 सेंटीमीटर है। मापन में सार्थक अंक कितने होंगे। तो मापन में यदि हम सार्थक अंक की बात करें तो दशमलव के बाद तुरंत शून्य है तो इसको नहीं काउंट करेंगे। हमारे पास कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे, है ना। यदि यहीं पे हो जाए पॉइंट के 0.5420 होता तो कितने सार्थक अंक होते, 4 सार्थक अंक होते। ठीक है दोस्त, चलिए। तो ये देखिए कोटिमान निकालने की विधि को हमने यहाँ से एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसका PDF का जो नोट्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो कोटिमान ज्ञात करने का नियम, कोटिमान ज्ञात करने के लिए प्रथम अंक दशमलव के बाईं तरफ तथा शेष दाईं तरफ लिखकर 10वीं की घातों का गुणा करते हैं। ये देखिए गणितीय रूप है और कोटिमान ज्ञात करने के लिए आपको वैज्ञानिक विधि में लिखना अति आवश्यक है। ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद करके चलना है कि यदि आपको ये चाहिए तो आपको वैज्ञानिक विधि लिखना है। अब आपको देखना है कि यदि कोई संख्या 3.16, ये की पॉइंट 3.16 से बड़ी है तो कोटिमान ज्ञात करते समय उसके घात में हम एक जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल यह है कि 4.98 गुणित 10 से घाते 9 है। तो कोटिमान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो संख्या है 4.98 ये 3.16 से बड़ी है, तो कोटिमान करने के लिए क्या करेंगे, इसके घातों में हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो इसका कोटिमान क्या हो जाएगा, 10 से घाते 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देख लेंगे हम, ये जो संख्या हमारे पास 7.29 गुणित 10 से घाते -6, तो यहाँ पे देखेंगे 7.29 3.16 से अधिक है। तो क्या करेंगे कोटिमान ज्ञात करने के लिए, इसके घात में हम एक जोड़ देंगे। जब घात में एक जोड़ देंगे तो इसका कोटिमान कितना हो जाएगा, 10 से घाते -5 हो जाएगा। यदि संख्या 3.16 से बराबर है अथवा कम है तो आप क्या करेंगे, इससे यदि बराबर है अथवा कम है तो कोटिमान हमारा ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक है, यह आप हमको बता चुके हैं। तो ये सवाल होगा और ये सवाल हमारा आखिरी सवाल है। ये कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलती हुई एक वस्तु एक चक्कर लगाने पे औसत वेग क्या होगा। तो एक यदि औसत वेग क्या होता है, औसत वेग हमारे पास देखिए आपको समझा दूँ पहले कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग ये लास्ट वाला तो फ्रेश पेज पे आते हैं, विस्थापन और दूरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो विस्थापन की यदि हम बात करें, है ना, ध्यान समझना, यदि हम विस्थापन की पहले समझें, पहले दूरी की बात कर लेते हैं ना। तो देखिए जो आप जानते हैं कि दूरी क्या होता है, कि दूरी होता है जिसे का आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। दूरी क्या होता है कि किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, जबकि विस्थापन क्या होता है, तो इसको मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूँ तो दूरी क्या होती है, मार्ग की लंबाई होती है, मार्ग की लंबाई होती है, मार्ग की लंबाई होती है। यदि हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन हमारे पास प्रारंभ अंतिम स्थिति
अंतिम स्थिति और माइनस प्रारंभिक स्थिति होता है। मतलब अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? हम विस्थापन कहते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं, जो कि ऐसे सवाल हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल हमारे सामने यही हो जाएगा कि इसका, है ना, ये हमारे पास कोई बॉक्स, कोई आयताकार हमारे पास फील्ड है ABCD। आपसे पूछा है दूरी बताओ। कोई पिंड ऐसे ए से चलना प्रारंभ करता है, A से B जाता है, B से C जाता है, C से D जाता है, D से फिर A आ जाता है। तो यदि हम कहेंगे कि दूरी बताओ, तो कहोगे आप दूरी कितना होगा वस्तु पिंड के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। तो मार्ग क्या है? पहले तो AB है प्लस BC है, फिर CD है, फिर DA है ना। फिर यदि हम विस्थापन की बात करेंगे, विस्थापन क्या होगा? तो आप कहोगे सर विस्थापन होगा 0। क्यों? क्योंकि जहाँ से चला था, जो इसकी प्रारंभिक स्थिति है वहीं इसकी अंतिम स्थिति भी है, इसीलिए विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा? विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए कुछ आगे चलते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। यदि हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा पेपर में, है ना, ABC, तो कहेंगे अब बताओ दूरी कितनी है? तो कहोगे दूरी कितना है? A से पिंड B चलेगा, मतलब AB प्लस का B से C चलेगा, यही क्या हो जाएगी? दूरी। लेकिन हम कहेंगे भाई बताओ विस्थापन कितना होगा? तो कहोगे सर विस्थापन अंतिम स्थिति माइनस के प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर, तो अंतर क्या होगा? AC। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? AC। ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ आगे सवाल देख लेते हैं। यदि हम इस बार सर्किल ले लें, एक मिनट, सर्किल नहीं आया, सर्किल ले लेते हैं। तो सर्किल की बात करेंगे हम, तो ये सर्किल है। अब कोई कण जो है हमारे पास, इसकी सर्किल होगी, इसकी त्रिज्या हमारे पास R है। यहाँ से पिंड A से चलना प्रारंभ करता है, A चलते चलते आधा तक चलता है, मतलब A से B तक आता है। A चलते ऐसे चलते 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 यहाँ तक आता है। तो हम कहेंगे बताओ दूरी कितना होगी? तो सर कहोगे सर दूरी तो होगी इसकी अर्धवृत्त की परिधि। तो पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr/2, मतलब क्या होगा? πr दूरी हो जाएगा। यदि हम कहेंगे आप बताओ विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस, मतलब AR प्लस R, तो कितना होगा? R प्लस R बराबर कितना हो जाएगा? 2R। ठीक है। यदि कोई हमारे सामने, यदि कोई वृत्त इस तरह से बना हुआ है और कोई पिंड है यहाँ से A से, यहाँ से चलते 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 ये ऐसे करके फिर से यहीं पे आ गया, तो हम कहेंगे अब बताओ दूरी कितनी है? तो आप कहोगे सर जो दूरी है इसकी वृत्त की परिधि होगी, मतलब 2πr, है ना। और इसका जो विस्थापन है, विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ से चला था वहीं पे पुनः लौट कर आ गया। ठीक है दोस्त। तो ये इस तरह से हम लोग विस्थापन के सवाल को टैकल करते हैं। आई होप आपको ये मतलब एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है। तो चलिए सवाल हमारे पास ये था। तो आप समझ गए होंगे कि एक वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलती हुई वस्तु का एक चक्कर लगाने के पश्चात जो औसत वेग होगा क्या होगा हमारे पास? 0 होगा। मेरी इम्पोर्टेंट सवाल है ये, है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बस आज इतना ही करने वाले हैं। अगले वीडियो में फिर से आएंगे। आप मेरे वीडियो को बार बार देखिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, मुझे अपने कमेंट और अपने सुझाव आप ज़रूर भेजिए। आपके हर एक कमेंट का तहे दिल से हम स्वागत करेंगे। और कुछ भी यदि प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आने वाले अगले वीडियो में मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।